कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में अभिनंदन है, स्वागत है। तो अभी हमारा जो टॉपिक प्रारंभ होने वाला है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। चूँकि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या चीज़ होता है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले इसे समझ लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जाएंगे जो कि एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या कि आखिर रैखिक समीकरण क्या चीज़ होता है, कहते किसको हैं रैखिक समीकरण। चूँकि इसे अगर अभी समझ लें तो जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो दिक्कत किसी प्रकार का होने वाला नहीं है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके लिए मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। नंबर 1 मान लेते हैं 5/2x, ठीक है, प्लस 5/2x प्लस कुछ भी ले लेते हैं 4, ठीक है, बराबर 2x प्लस 3। मान लेते हैं कि ये एक मैं एग्जाम्पल के रूप में लिया, और एक मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 1 और इंटू 3x प्लस 4। मान लेते हैं कि ये मैं एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें पहले तो है कि पहचान कि हम कैसे जानेंगे कि वो रैखिक समीकरण है और कैसे जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो पहले इसे देख लेते हैं कि जिसका चर संख्या में, चर और अचर, इसके बाद अभी मैं चर और अचर दोनों को बतलाऊंगा। तो अभी समझना है कि चर कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि चर में अगर घात 1 हो, जैसे यहाँ x है इसका घात 1 है, यहाँ x है इसका घात 1 है, तो जो घात 1 होता है उसे तो लिखते नहीं है। कहने का मतलब अगर नहीं लिखा हुआ है कुछ तो यहाँ 1 ही है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, रैखिक समीकरण में है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x में भी घात 1 है, इधर भी x में देख रहे हैं तो घात 1 है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये रैखिक समीकरण में है। लेकिन यहाँ मैं क्या लिखा हूँ 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2x और 3x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 x का स्क्वायर। ठीक है, बाकी आगे तो गुना करेंगे तो जो आएगा आएगा, लेकिन यहाँ तक समझने के लिए यहाँ क्या देख रहे हैं, जो चर है उसमें घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये रैखिक समीकरण में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चूंकि जो चर है चर का घात 2 हो गया। रैखिक समीकरण होने के लिए घात 1 ही होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये हो गया रैखिक समीकरण की पहचान कि चर में अगर घात 1 है तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब आगे हम लोग समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये तो समीकरण, रैखिक समीकरण कैसे पहचानेंगे समझ में आ गया बात। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहां पर हम लिखे हैं क्या, x प्लस वाई, तो क्या यहां माइनस लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहां x माइनस वाई बराबर 0 लिखेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण ही कहलाएगा, है ना। चूंकि इसमें चर जो है वो चरों की संख्या 2 है, एक तो x है और दूसरा y है, इसमें भी x है दूसरा y है। ठीक है, अब यहाँ पर चर और अचर मैंने कहा, यहाँ पर इसको हम x को चर कहेंगे और ये 5/2 है, इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। अचर का मतलब क्या होता है, अचर कहने का मतलब अपना अधिकार जमाते हुए, जो असामाजिक टाइप का जो होता है ना, वो अपना कब्जा जमा लिया, कि जैसे कि हाँ हमको x के साथ गुना कर दो, हमको y के साथ गुना कर दो, तो वो अचर हम बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ x है तो यहाँ a लिख देते हैं, a क्या बोलेगा, हम x के साथ मल्टीप्लाई होना चाहेंगे, ये b क्या बोलेगा, y के साथ होना चाहेंगे, प्लस हम यहाँ c लिख सकते हैं। इसको आगे हालांकि डिटेल से हम समझेंगे, अभी बस इतना ही दूर तक समझना है। आई बात समझ में। कहने का तात्पर्य क्या है कि x के साथ जो भी यहाँ गुना रहेगा वो अचर संख्या हो गया, y के साथ जो भी गुना रहेगा वो अचर संख्या हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी
यानी कि वो जिसके साथ गुणज होगा वो क्या होगा, अचर संख्या होगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ a के साथ a जो है और b जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, a और b कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ कोई अंक ही रहना चाहिए। आई बात समझ में। तो इसे ही कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये हो गया रैखिक समीकरण की हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, इसे समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर का जो नाम है उसे समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर वो होता क्या है। तो ये समझ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं और इसका पहला प्रश्न जो है वो मैं लिया हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में कहता क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी पुत्री को कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 गुनी आयु का वो था, आफ्ताब था। फिर क्या बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा और 3 साल के बाद जो है मैं तुमसे केवल मात्र 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसे बीजगणित एवं ग्राफ्य विधि से इसको बनाना है। तो मैं अभी ही बतला देता हूं कि इस चैप्टर में 3 प्रश्न है और तीनों एक जैसा प्रश्न है। ठीक है, जिसमें बीजगणित विधि से और उसका जो ग्राफ्य विधि है ये दोनों विधि से बनाना है। तो मैं केवल एक प्रश्न को दोनों विधि से बतलाता हूं और बाकी 2 प्रश्न जो रहेंगे उसको मैं बीजगणित विधि तक कैलकुलेशन करूंगा। बाकी ग्राफ्य विधि जो है जैसा इसमें बनेगा उसी प्रकार से उसमें भी बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ विधि से मैं और बीजगणित विधि दोनों से इसे मैं बतलाता हूं। तो यहाँ क्या करना होगा, एक तो उसकी वर्तमान आयु माननी होगी। ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। तो यहाँ क्या करते हैं, दोनों का वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु को x मान लेते हैं, x वर्ष, और उसकी पुत्री जो है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को कितना मानेंगे, y वर्ष। इसमें 2 शर्त है। ठीक है, एक 7 वर्ष पूर्व और एक 7 वर्ष पूर्व और एक 3 वर्ष के बाद। तो इसमें करेंगे क्या, प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ क्या कहता है, शर्त से। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की कितनी आयु हो जाएगी, आफ्ताब की आयु, अभी उसकी आयु कितनी है, x है। तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, वर्तमान आयु से 7 साल पहले अगर हम जाएंगे तो 7 साल कम होगा, यानी कि अभी जो है उसे हम 7 घटा देंगे, यानी कि x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी कितने, y माइनस 7 वर्ष। ये हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, x माइनस 7 और y माइनस 7। अब यहाँ एक चीज को समझना है बहुत अच्छी तरह से। ये आयु जो है x माइनस 7 वो है आफ्ताब की आयु और y माइनस 7 जो है वो उसकी पुत्री की आयु है। तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब की आयु कितनी थी, पुत्री की आयु से 7 गुनी अधिक थी। ठीक है, 7 गुनी अधिक किसकी आयु थी, आफ्ताब की आयु। तो अगर हम पुत्री की आयु को 7 से गुना कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुना कर देंगे। करना यही है और कुछ नहीं। अब इसे हम समीकरण में ला सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर, यहाँ 7 को y से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, ये y है, y को इधर ले लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर, यहाँ माइनस 49 है। ठीक है, माइनस 49 और ये माइनस 7 है। माइनस 7 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 49 है, दूसरी साइड में ले लाएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा। x माइनस 7y
बराबर, यहाँ एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ 9 में 7 गया 2, ठीक है, और यहाँ 4 यानी कि 42 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा शर्त को लेकर के चलते हैं। दूसरा शर्त में क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त कहता है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितना हो जाएगा, अभी उसकी आयु है x वर्ष, ठीक है, तो 3 साल के बाद उसमें 3 जुट जाएगा तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3। चूंकि 3 वर्ष के बाद हम लेकर के चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अभी जो है उसमें 3 प्लस हो जाएगा। अब जिस तरह से यहाँ हम समीकरण बनाए उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो x प्लस 3 और यहाँ पर क्या है y प्लस 3 ये ले लेंगे। अब चूंकि आफताब यहाँ क्या कहता है कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, तो यहाँ 3 गुना अधिक कौन रहेगा, आफताब रहेगा। तो 3 गुना अधिक है आफताब की आयु, तो बराबर करने के लिए पुत्री की आयु को 3 से गुना करेंगे, जैसे यहाँ 7 से गुना किए थे। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिया 9। अब इसी को इधर ले लाता हूँ मैं। यहाँ क्या है, x प्लस 3 और बराबर 3y प्लस 9, तो ये 3y को इधर ले लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y। यहाँ चूंकि ये प्लस में है तो बराबर से इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, और ये 3 को उधर ले जाएंगे 9 तो माइनस हो जाएगा 3। अब कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर, इसे घटा देंगे तो 6। इस तरह से ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है वो यहाँ पर है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और समीकरण 2 जो है x माइनस 3y बराबर 6 आ गया। तो ये तो हो गया बीजगणित विधि से इतना दूर तक। अब यही समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसे ग्राफ बना। स्टूडेंट्स, अब इसी मैथ को बीजगणित विधि से तो निकाल चुके हैं, उससे 2 समीकरण भी हमें प्राप्त हुआ। अब करेंगे क्या, इसी को इस ग्राफ में बनाएंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या आया था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और समीकरण 2 क्या आया था, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो इसमें कम से कम x और y का 2-2 वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और उसी को यहाँ पर ग्राफ में लिखना होगा जहाँ पर वो आएगा। तो पहले संख्या को बाद में लिखते हैं, यहाँ पहले x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 में हम लेते हैं, जैसे x है यहाँ, तो x का मान अगर मान लेते हैं कि हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 0 ले लिए, तो x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 ये हो गया। अब यहाँ चूंकि 0 तो खैर 0 हट गया, इसका कोई ये है नहीं। यहाँ पर ये y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस 42 बटा माइनस 7, चूँकि ये माइनस में है तो चला जाएगा, 7 छक 42, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ हम क्या देखें कि x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही यहाँ ग्राफ में देख रहे होंगे, ये 0 से इधर ऊपर गया y, नीचे आया y डैश, 0 से इधर गया x, 0 से इधर आया x डैश, यानी कि इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस लेंगे और उसी को यहाँ बैठाएंगे। तो अब फिर और एक मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, चूँकि ऐसा मान भी हम रखना, माने हमें रखना चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट में ना आए, है ना, पॉइंट वगैरह से बचने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा यहाँ समझना होगा। तो अब क्या करेंगे, एक तो 0 का x का मान 0 लेके निकाले। अब इस x का मान हम क्या करते हैं, चूँकि यहाँ माइनस 42 है, ठीक है, माइनस 42 है, अगर हम यहाँ पर माइनस 7 लेंगे तो क्या होगा, x का मान अगर हम माइनस 7 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ इधर माइनस 7, अगर हम दूसरे तरफ चल जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 7 होगा। फिर 42 में अगर हम 7 को घटा देंगे तो 35 आएगा, फिर इस 7 से हम काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हम माइनस 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का मान अगर हम माइनस 7 लेते हैं, माइनस 7y बराबर माइनस 42,
अब ये -7y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y बराबर -42 और ये माइनस हो जाएगा +7। -7y बराबर, अब यहाँ -42 और +7 है तो माइनस प्लस तो घटता है, तो 12 में 7 घटाएंगे 5 और इधर 3 यानी कि 35 आ जाएगा माइनस में। अब ये माइनस हम काट देंगे, y बराबर क्या बचेगा 35/7, तो 7 बचे 35। ठीक है, तो हम x का मान -7 लिए तो y का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। आई बात समझ में। जैसा यहाँ हम x और y का मान निकाले उसी प्रकार से हम समीकरण 2 में भी निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ देखते हैं x - 3y बराबर 6। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ x का मान अगर 6 रखते हैं तब क्या होगा। ठीक है, x का मान हम एक बार 6 रख के देखते हैं क्या होता है। अगर x का मान यहाँ पर हम 6 रखते हैं तो -3y बराबर 6। अब यहाँ 6 जो है प्लस में है, दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -3y बराबर 6, ये प्लस में जाके माइनस हो गया, -6 हो गया। अब यहाँ पर y बराबर घटा देंगे, यहाँ 0 आया तो -3 हो जाएगा, इधर आएगा, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम x का मान 6 लेते हैं तो y का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से फिर से एक बार हम अगर अभी और एक चीज़ लेके देखते हैं कि अगर हम x का मान 0 लेंगे तब क्या होगा। ये भी हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन पॉइंट वगैरह से थोड़ा बचते हुए चलना है। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं, इसी समीकरण पे x का मान अगर हम 0 बैठा देते हैं, -3y बराबर 6, तो ये 0 उधर जाएगा तो बात तो बराबर है, कोई फर्क इस पर पड़ने वाला है नहीं। -3y बराबर 6 बचेगा, y बराबर 6/-3 काट देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ अगर हम x का मान 0 लिए तो y का मान हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है कि कम से कम x और y का मान 2 बार निकालना है। तो यहाँ हम निकाल लिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है इस पर बनाएंगे। चूंकि ये तो ग्राफ पेपर है नहीं, ग्राफ पेपर में हम देखेंगे तो एकदम एक्यूरेट बनता है, फिर भी यहाँ हमें समझना है। तो अब यहाँ 0 है, चूंकि यहाँ जो भी हम अंक देख रहे हैं वो 1 से 10 तक के अंदर में ही है, इसलिए 1 से 10 तक संख्या लेंगे तो काफ़ी है। यहाँ जैसे 0 है तो यहाँ 0 के बाद ले लेते हैं 1 2 3 4 5, y अक्ष में हमारा 5 गया, y का वैल्यू हमारा कितना तक आया है, 6 तक आया है। ठीक है ना, तो इसे हम और ले लेते हैं, छोटा छोटा ले लेते हैं। ठीक है, इसे इतना छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिए। यहाँ लिख देते हैं, ये y अक्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसको और ऊपर जगह रहता तो और बढ़ा देते हैं। अब इधर माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ये बढ़ेगा। अब x को बढ़ाएंगे तो x में वही वैसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से बढ़ेगा। इधर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम संख्या लिख लिए। यहाँ जो आता है उसी के आधार पर संख्या हमें लेना भी चाहिए। तो अब हम समीकरण 1 में देखते हैं, x का मान हम क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। ठीक है, x का मान अगर हम 0 लिए हैं तो y का मान हमारा क्या आया है, 6 आया है। यानी कि यहाँ पर हम 0 लेंगे और y के तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 लेंगे, यानी कि हमारा ये बिंदु पर आके मिलेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर x का मान अगर हम -7 लेंगे तो y का मान कितना आया है, 5 आया है। तो x का मान -7, तो इधर हम आएंगे, x का मान और एक बढ़ा देते हैं, -7। x का मान अगर हम -7 लेते हैं तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ गया यहाँ पर। यानी कि इस तरह से आ करके ये कहाँ पर मिलता है उसको हम देखेंगे। यहाँ से इधर से लेंगे 5 और इधर से लेंगे 7। चूँकि ग्राफ पेपर रहता तो एक्यूरेट बनता,
लेकिन यहाँ पर ग्राफ पेपर तो है नहीं, इसलिए हमें केवल क्या करना है, समझना है इस चीज़ को। यानी कि इधर से हम 7 को मिलाएंगे, -7 को मिलाएंगे, और इधर से हम क्या करेंगे, 5 को मिलाएंगे, तो ये मिल गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 के लिए, चूंकि यहाँ कितना है और यहाँ पर कितना है, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर है हमारा 0 और 6, और यहाँ पर हमारा कितना है, -7 और 5, ये हो गया। अब ये दोनों को मिला देंगे, दोनों बिंदु को स्केल रख करके अच्छा से इसको मिलाना है, ताकि ये बिल्कुल सीधा बने, है ना। ये हो गया हमारा, ये ग्राफ बन गया। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देंगे, x - 7y बराबर -42। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा समीकरण 1 का ग्राफ तैयार किए, समीकरण 2 के लिए ग्राफ तैयार करेंगे। x का मान कितना आया है, 6, x का मान हम लेंगे यहाँ पर 6, तो y का मान कितना आया है, 0, तो यही बिंदु पर आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी कि 6 और 0, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 0। अब x का मान 0 हम लिए हैं, तो y का मान कितना है, -2, यानी कि इस बिंदु पे आ जाएगा 0 और -2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे मिलान करेंगे, तो इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ जो समीकरण 2 है वो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख देंगे, x - 3y बराबर 6। तो इसी प्रकार से दोनों समीकरण के माध्यम से, एक तो है कि ये इसका जो वैल्यू होता है x और y का, वो ज्ञात करते हैं, और उसके आधार पे क्या करते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं। और इसी तरह से, ठीक है, जो अभी मैं दूसरा और तीसरा प्रश्न बताऊंगा, उसमें मैं ग्राफ को नहीं बतलाऊंगा, चूंकि इसी विधि से उसमें भी ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग दूसरा और तीसरा प्रश्न की ओर। चैप्टर का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, ठीक है, 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। यानी कि जैसा पहला प्रश्न हम लोग देखे कि समीकरण 1 तैयार करना है, समीकरण 2 तैयार करना है, और उसी से ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार कर लेते हैं। चूँकि मैं पहले ही कहा हूँ कि बाकी 2 प्रश्नों में मैं केवल उसका जो बीजगणितीय स्थिति तक मैं बनाऊंगा, बाकी आगे खुद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, माना एक गेंद का मूल्य बराबर कितना, 100 रुपया, और यहाँ पर बल्ला मैं लिख लेता हूँ, बल्ला का मूल्य, और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो जब एक बल्ला का मूल्य 100 रुपये मानते हैं और एक गेंद का मूल्य जो है वो y रुपये मानते हैं, तो यहाँ बल्लों की संख्या कितनी है, 3 है, और गेंदों की संख्या कितनी है, 6 है। तो प्रथम शर्त से हम क्या कर सकते हैं, प्रथम शर्त से, चूंकि 3 बल्ला है तो एक बल्ला का मूल्य कितना, 100 रुपये, ठीक है। कितना बल्ला खरीदे हैं, 3 बल्ला, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 3x प्लस कितना गेंद खरीदे हैं, 6 गेंद, एक गेंद का वैल्यू कितना, y रुपये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6y बराबर इसका मूल्य कितना है, 3900 रुपये, ये रहा। अब इससे हम समीकरण 1 तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 3 से ये भी भाग चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो हम छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबको 3 से भाग दे देते हैं। यहाँ 3 से अगर हम भाग देंगे तो कितना होगा, 3 एका 3, यानी कि सिर्फ x बचेगा। इसको देंगे तो 3 दूना 6 बचेगा, इसको देंगे तो 3 एका 3 और 3 तिया 9, यानी कि 13 तिया 39। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब ये छोटा हो गया, जितना छोटा होगा समीकरण, कैलकुलेशन करने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया प्रथम शर्त से। अब दूसरा में क्या कहता है कि बाद में उसने 1 बल्ला खरीदा, सिर्फ 1 बल्ला, और उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदा, कितना में, 1300 रुपये में। तो इससे तो सिंपल सा समीकरण बन जाएगा, है ना। चूंकि एक बल्ला है तो यहाँ क्या करेंगे, लिख लेता हूँ मैं द्वितीय शर्त से,
एक बल्ला का मूल्य हम लोग कितना माने हैं 100 रुपये, तो यहाँ 100 हो जाएगा, प्लस गेंदों की संख्या कितनी है 2 है, तो एक गेंद का वैल्यू मूल्य जो है y रुपये माने हैं, तो यहाँ 2y हो जाएगा, बराबर खरीदा कितना में है 1300 रुपये में। ये तो कोई भाग वाग जाने वाला है नहीं, तो इसे क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब ये बहुत आसान है, इसमें करना तो कुछ है नहीं। अगर इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, यानी कि इस दोनों समीकरण से ग्राफ बनाएंगे, तो जैसा अभी मैं यहाँ बतलाया था कि x का वैल्यू और y का वैल्यू समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। उसी तरह से समीकरण 1 से और समीकरण 2 से यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे x और y का मान कम से कम 2 बार। ठीक है, कम से कम 2 बार निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जैसा पहला प्रश्न में मैं बतलाया था उसी तरह से बस ग्राफ बना देना है और कुछ नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक जैसा है। अगर कोई समस्या होगा तो पहला प्रश्न में जा कर के समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न भी जो है सोल्व हो चुका है, और तीसरा प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न कहता है क्या कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, यानी कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। बिल्कुल पहला और दूसरा प्रश्न के जैसा ही है। तो इसमें करेंगे क्या, चूंकि सेव और अंगूर है तो 1 केजी सेव का मूल्य x मान लेते हैं। माना 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये तो मान लिए। अब पहला में क्या कहता है, पहला शर्त के अनुसार अगर हम चलते हैं, 2 केजी सेव का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो 160 रुपये है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम ले चलते हैं प्रथम शर्त से। 2 केजी सेव यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि y हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, इसका मूल्य कितना है, तो 160 रुपये। तो इस तरह से ये क्या हो गया, समीकरण 1 तैयार हो गया। अब हम दूसरा शर्त में चलते हैं, चूंकि 1 महीने बाद का मूल्य है ना, तो 1 महीने बाद का मूल्य कितना हो जाता है, 1 महीने बाद का मूल्य हो जाता है, अगर 4 केजी सेव खरीदते हैं और 2 केजी अंगूर खरीदते हैं तो 300 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। तो 1 केजी का मूल्य कितना हम माने हैं 100 रुपये, तो 4 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना माने हैं y रुपये, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y, बराबर कितना में खरीदते हैं तो 300 रुपये में। अब यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, 300 भी चला जाएगा। हाँ, अगर इसी से हम बनाएंगे, इससे भी सोल्व करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ भाग जा सकता है, जहाँ हम समीकरण को छोटा कर सकते हैं, वहाँ पर हमें समीकरण को छोटा करना ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें और भी थोड़ा आसान हो जाएगा सोल्व करने में। इसको भाग देते हैं तो कितना हो गया 2 दूना 4x प्लस 2 एका 2 यानी कि सिर्फ y बराबर, इसको देंगे तो 150 रुपये हो जाएगा, यानी कि 2 से देंगे 15 दूना 30। ठीक है, तो समीकरण ये हो गया हमारा 2। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हम ज्ञात कर चुके हैं। और जैसा मैं दूसरा प्रश्न में कहा वही अभी भी कह रहा हूँ कि जैसा समीकरण 1 और 2 से x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग अलग कम से कम 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके सहायता से हमें ग्राफ तैयार करना होगा। ठीक है, जैसा पहला प्रश्न में मैं किया था। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसमें भी कर सकते हैं, और आसानी से इससे हम क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू 2 बार निकाल लेंगे, y का वैल्यू 2 बार निकाल लेंगे, यहाँ कुछ मान रख के तो ये आ जाएगा। उसी तरह से इसका हम कर लेंगे,
ठीक है, और यहाँ जितना आएगा उसी को ग्राफ में दिखा देना है। ठीक है, तो आई होप कि आज जो 3.1 का जो 3 प्रश्न मैं कराया आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में भी आ गया होगा। आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, और जहाँ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ समझ में नहीं आया। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में रेगुलर बने रहें, प्रॉपर स्टडी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक पहले पहुँच जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा। आप सबों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।